अक्सर एक सरल कहानी सुनाता है कि भारत कभी गरीब और विभाजित था और उसे सभ्य बनाने के लिए भारी शक्तियों की जरूरत थी। लेकिन यह पूरी कहानी ना हो तो अगर किसी सभ्यता को जीतने से पहले उसकी छवि बदली गई हो तो अगर उसे धीरे धीरे यह विश्वास दिलाया गया हो कि वह हमेशा से पिछड़ी रही हो तो इस डॉक्यूमेंट्री में हम इतिहास के उसी छिपे हुए अध्याय को खोलेंगे जहां किताबें लिखी गई, शिक्षा बदली गई, समाज को वर्गों में बांटा गया और एक पूरी सभ्यता को अपने ही अतीत पर शक करना सिखाया गया। सवाल है कि क्या भारत सच में पिछड़ा था या यह एक बनाई हुई कहानी थी? इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का रिकॉर्ड नहीं होता। इतिहास वह कहानी होता है जिसे कोई लिखता है और कोई पढ़ता है। लेकिन सवाल है कि अगर कहानी लिखने वाला ही तय करे कि सच क्या है तो क्या इतिहास सच रहेगा या वह एक नैरेटिव बन जाएगा? आज हम जिस इतिहास को जानते हैं उसका एक सबसे बड़ा हिस्सा है लिखा किसने। और उस समय एक अजीब चीज हुई कि भारत को सिर्फ जीता नहीं किया, उसे परिभाषित किया गया। उसे बताया गया कि तुम कौन हो, तुम्हारा अतीत क्या था और तुम्हारा भविष्य क्या होगा। और धीरे धीरे एक धारणा बनाई गई कि भारत हमेशा से गरीब, विभाजित और अंधविश्वासी था और उसे सभ्य बनाने के लिए भारी शक्तियों की जरूरत थी। लेकिन क्या यह पूरी कहानी सच थी या यह कहानी किसी उद्देश्य से लिखी गई थी? अगर हम 18वीं सदी के भारत को देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखती है। उस समय भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। कपड़ा उद्योग, मसाले, धातु विज्ञान, कृषि और व्यापार, इन सब में भारत का प्रभाव बहुत बड़ा था। इतिहासकार एंगस मैडिसन के आर्थिक आंकड़ों के अनुसार 1700 के आसपास दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा लगभग 24% था, यानी दुनिया की लगभग चौथाई अर्थव्यवस्था। लेकिन इसके बावजूद औपनिवेशिक इतिहास में भारत को एक पिछड़ा समाज बताया गया। यह विरोधाभास क्यों? अगर भारत इतना समृद्ध था तो उसे पिछड़ा क्यों कहा गया? यहीं से शुरू होता है नैरेटिव की कहानी। जब कोई साम्राज्य किसी दूसरे देश पर शासन करना चाहता है तो केवल सेना काफी नहीं होती, शासन जमाने के लिए एक कहानी भी चाहिए। ऐसी कहानी जो शासक को सही और शासित को गलत साबित करे। यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों ने भी यही किया। उन्होंने कहा भारत में प्रगति नहीं, स्थिर समाज है। यहां विज्ञान और आधुनिक शासन नहीं, इसलिए यहां भारी हस्तक्षेप की जरूरत है। इस कहानी का एक बड़ा उद्देश्य था औपनिवेशिक शासन को नैतिक वैधता देना। अगर कोई देश पिछड़ा है तो उसे सभ्य बनाना एक सेवा जैसा लगेगा और यही औपनिवेशिक तर्क था। लेकिन इस नैरेटिव को मजबूत बनाने के लिए केवल किताबें नहीं लिखी गई, एक पूरा ढांचा बनाया गया। जनगणना की गई, जातियों की सूची बनाई गई, समाज को वर्गों में बांटा गया, भाषाओं को अलग अलग पहचानों में बदला गया और धीरे धीरे भारत को एक जटिल, विभाजित और कमजोर समाज के रूप में पेश किया गया। यह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, यह एक ज्ञान परियोजना थी जिसका उद्देश्य था भारत को इस तरह समझना कि उसे नियंत्रित करना आसान हो जाए। उसी समय एक और चीज हुई, भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदला गया। 1835 में थॉमस मैकाले ने एक प्रसिद्ध मिनट लिखा। उसमें उसने कहा भारत में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो भारतीयों को भारतीय शरीर में अंग्रेजी का दिमाग दे। यह वाक्य केवल शिक्षा नीति नहीं, यह एक मानसिक परियोजना थी। ऐसी शिक्षा जो भारतीयों को अपने अतीत से दूर करे और उन्हें यह विश्वास दिलाए कि प्रगति का मतलब पश्चिम जैसा बनना है। धीरे धीरे नई पीढ़ी ऐसी किताबें पढ़ने लगी जिनमें भारत का इतिहास औपनिवेशिक दृष्टिकोण से लिखा गया। इस इतिहास में कुछ चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और कुछ को लगभग गायब कर दिया गया। भारतीय समाज की समस्याएं जैसे जाति का सामाजिक असमानता लगातार चर्चा में रखी गई, लेकिन भारतीय समाज की उपलब्धियां जैसे व्यापार, स्थानीय शासन प्रणाली, तकनीकी ज्ञान और बौद्धिक परंपरा उतनी प्रमुखता से नहीं बताई गई। धीरे धीरे एक मानसिक ढांचा बन गया जिसमें भारत का अतीत
कमजोर दिखाई देता था। और जब कोई समाज अपने अतीत को कमजोर मानने लगे तो उसका आत्मविश्वास भी कमजोर हो जाता है। यही नैरेटिव की असली शक्ति होती है। तलवार से आप किसी देश को जीत सकते हैं, लेकिन कहानी से आप उसकी सोच जीत सकते हैं। और एक बार सोच बदल जाए तो शासन बहुत आसान हो जाता है। लेकिन क्या यह कहानी पूरी थी? क्या भारत सच में इतना ही स्थिर और पिछड़ा समाज था जितना औपनिवेशिक किताबों में लिखा गया, या फिर इतिहास की तस्वीर कहीं ज्यादा जटिल थी? इस डॉक्यूमेंट्री में हम उसी कहानी को समझाने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कैसे इतिहास लिखा गया, कैसे शिक्षा बदली गई, कैसे समाज को वर्गों में बांटा गया और कैसे एक पूरी सभ्यता को अपने ही अतीत पर शक करना सिखाया गया। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई सीमा पर नहीं होती, वह होती है दिमाग के भीतर। और अगर किसी समाज के दिमाग में उसकी अपनी छवि बदल दी जाए तो इतिहास भी बदल जाता है। इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं होता, इतिहास यह भी तय करता है कि किसी समाज को दुनिया कैसे देखेगी और वह समाज खुद को कैसे देखेगा। भारत के मामले में यह प्रक्रिया बहुत अलग थी, क्योंकि भारत का इतिहास लंबे समय तक भारतीयों ने नहीं लिखा। उसे लिखा औपनिवेशिक प्रशासकों ने, विदेशी इतिहासकारों ने और उन विद्वानों ने जो भारत को समझने से पहले उसे श्रेणियों में बांटना चाहते थे। और यहीं से शुरू होती है औपनिवेशिक इतिहास लेखन की कहानी। 19वीं सदी की शुरुआत में एक स्कॉटिश इतिहासकार था, जेम्स मिल। जेम्स मिल कभी भारत नहीं आया था, उसने भारत की यात्रा नहीं की, भारत की भाषाएं नहीं सीखी, भारत की परंपराओं को करीब से नहीं देखा, लेकिन उसने एक विशाल पुस्तक लिखी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यह पुस्तक इतनी प्रभावशाली हुई कि लंबे समय तक ब्रिटिश प्रशासन भारत को उसी नजर से देखने लगा। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा: हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। मित्रों, पहली नजर में यह एक साधारण विभाजन लगता है, लेकिन इस विभाजन के पीछे एक गहरी सोच थी। इसमें यह संकेत था कि भारत का इतिहास हमेशा भारी शक्तियों द्वारा संचालित रहा और अंततः ब्रिटिश शासन उसका स्वाभाविक विकास था। इस तरह इतिहास की संरचना ही बदल दी। जेम्स मिल ने भारतीय समाज को पिछड़ा बताया। उसने कहा कि भारत में वैज्ञानिक सोच नहीं है, राजनीतिक संस्थाएं कमजोर हैं और समाज धार्मिक अंधविश्वासों से भरा हुआ है। ये बातें इतनी बार दोहराई गई कि वे धीरे धीरे एक स्वीकृत सत्य बन गई। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर भारत इतना ही पिछड़ा था तो फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था में उसका इतना बड़ा योगदान कैसे था? अगर भारत इतना ही अव्यवस्थित था तो फिर उसके शहरों में व्यापार और शिल्प की इतनी जटिल व्यवस्था कैसे थी? इन सवालों पर औपनिवेशिक इतिहास बहुत कम रुकता है, क्योंकि उसका उद्देश्य भारत की जटिलता को समझना नहीं था। उसका उद्देश्य था एक सरल कथा बनाना जिसमें ब्रिटिश शासन प्रगति का प्रतीक दिखे। इतिहास लेखन के साथ साथ एक और प्रक्रिया शुरू हुई, ज्ञान का वर्गीकरण। ब्रिटिश प्रशासन ने भारत में विशाल सर्वेक्षण शुरू किया, नक्शे बनाए गए, भाषाओं की सूची बनाई गई, जातियों का वर्गीकरण किया गया। 1871 में पहली बार व्यापक जनगणना हुई। इस जनगणना में लोगों को सैकड़ों जातियों और उपजातियों में बांटा गया। जो पहचानें पहले लचीली थी और क्षेत्र के अनुसार बदलती थी, उन्हें स्थायी श्रेणियों में बदल दिया गया। यह प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया, लेकिन इसका सामाजिक प्रभाव बहुत गहरा था। समाज धीरे धीरे अपने आप को इन श्रेणियों के माध्यम से देखने लगा और इस
तरह समाज की जटिलता एक स्थिर ढांचे में बदल गई। इतिहास के साथ भाषा भी बदली। भारत में सदियों से अनेक भाषाएं और बोलियां थी, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान भाषाओं को राजनीतिक पहचान के रूप में देखने की प्रक्रिया शुरू हुई। भाषाएं सांस्कृतिक संवाद का माध्यम नहीं रहा, वह सामूहिक पहचान का आधार बन गई। और जब पहचान भाषा, धर्म और जाति के आधार पर तय होने लगे तो समाज के भीतर नई दूरी पैदा होने लगती है। उसी समय भारत के अतीत को समझने के लिए एक और सिद्धांत सामने आया, आर्य सिद्धांत। कुछ यूरोपीय विद्वानों ने बताया कि भारत की प्राचीन सभ्यता स्थानीय नहीं थी। उनके अनुसार आर्य नाम एक सामूहिक बाहर से आया और उसने भारतीय सभ्यता की नींव रखी। यह सिद्धांत भाषाई शोध के आधार पर शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यह एक राजनीतिक और सांस्कृतिक सिद्धांत बन गए। इससे यह संकेत मिलने लगा कि भारत महान उपलब्धियां स्थानीय समाज की नहीं बल्कि भारी प्रभाव की देन थी। इस तरह भारत की सभ्यता को अपने ही भूगोल से अलग दिखाया गया। इन सभी प्रक्रियाओं का परिणाम धीरे धीरे दिखाई देने लगा। इतिहास की किताबों में भारत एक ऐसा समाज बन गया जो हमेशा संघर्ष से भरा है, जिसमें स्थिरता नहीं और जिसे भारी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। लेकिन यह कहानी अधूरी थी, क्योंकि भारत का इतिहास केवल राजनीतिक शासन का इतिहास नहीं था। यह स्थानीय शासन प्रणालियों, ग्राम सभाओं और व्यापारिक नेटवर्क का इतिहास था, जो इतिहास और अफ्रीका तक, जो एशिया और अफ्रीका तक फैले हुए थे। लेकिन ये पहलू औपनिवेशिक इतिहास में कम दिखाई देते हैं। इतिहास की सबसे बड़ी शक्ति यह होती है कि वह लोगों को एक सामूहिक स्मृति देता है। लेकिन अगर स्मृति ही बदल जाए तो समाज का आत्मविश्वास ही बदल जाता है। और यही औपनिवेशिक नैरेटिव की असली ताकत थी। इसलिए भारत को केवल शासन के माध्यम से नहीं बल्कि कहानी के माध्यम से बदला। लेकिन यह कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि इतिहास लेखन के बाद सबसे बड़ा कदम था शिक्षा। जब नई पीढ़ी नई किताबें पढ़ने लगी तो वही नैरेटिव समाज के भीतर स्थायी हो गया और धीरे धीरे भारत ने अपने अतीत को दूसरों की नजर से देखना शुरू कर दिया। इतिहास बदलने का सबसे आसान तरीका क्या है? युद्ध और सत्ता नहीं बल्कि शिक्षा है। क्योंकि जिस पीढ़ी की शिक्षा बदल दी जाए उसकी सोच भी बदल जाती है, और जब सोच बदलती है तो पूरा समाज बदल जाता है। भारत में भी ऐसा ही हुआ। 18वीं और 19वीं सदी के बीच ब्रिटिश शासन ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया। भारत में शिक्षा जैसी कैसी होनी चाहिए। उस समय भारत में कई तरह की शिक्षा प्रणाली मौजूद थी। गुरुकुल, पाठशालाएं, मदरसे, स्थानीय शिक्षण केंद्र। यह शिक्षा प्रणाली क्षेत्र के अनुसार अलग अलग थी। कई संस्कृत पढ़ाई जाती, कई फारसी, कई क्षेत्रीय भाषा। लेकिन इस शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू था, यह स्थानीय समाज से जुड़ी हुई थी। कृषि, व्यापार, धर्म, दर्शन, गणित सबका अध्ययन जीवन के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन औपनिवेशिक शासन को ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए थी। उन्हें चाहिए थी एक नई शिक्षा। 1835 में एक दस्तावेज सामने आया जिसने भारत की शिक्षा को हमेशा के लिए बदल दिया। यह था मैकाले का मिनट। थॉमस बेबिंगटन मैकाले ब्रिटिश प्रशासन का एक प्रभावशाली अधिकारी था। उसने कहा, भारत में शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसा वर्ग तैयार करना होना चाहिए जो रक्त और रंग से भारतीय को, लेकिन विचार और सोच अंग्रेज हो। यह वाक्य इतिहास के सबसे चर्चित वाक्य में से एक बन गया। लेकिन इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ एक नया समाज तैयार करना था। मैकाले का मानना था कि भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और आधुनिक ज्ञान नहीं है। उसने कहा कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भारत को आधुनिक बनाया जा सकता है। इसलिए धीरे धीरे शिक्षा का माध्यम बदलने लगा। अंग्रेजी शिक्षा प्रमुख बनने लगी।
का एक बड़ा प्रमुख कारण था कि एक नई पीढ़ी तैयार हुई। ऐसी पीढ़ी जो अंग्रेजी पढ़ती थी, अंग्रेजी किताबें पढ़ती थी और दुनिया को अंग्रेजी दृष्टिकोण से देखती थी। यह वर्ग धीरे धीरे प्रशासन, कानून, पत्रकारिता और शिक्षा में प्रमुख होने लगा। यह एक नया मध्य वर्ग था। इस नए वर्ग की स्थिति बहुत दिलचस्प थी। वह भारतीय था, लेकिन उसकी शिक्षा पश्चिमी मॉडल पर आधारित थी। वह भारतीय समाज में रहता था, लेकिन उसके विचार यूरोपीय दर्शन से प्रभावित थे। इससे एक नई मानसिकता पैदा हुई, जिसमें पश्चिमी आधुनिकता प्रगति का प्रतीक बन गई और भारतीय परंपरा धीरे धीरे पुरानी और पिछड़ी माने जाने लगी। लेकिन यह परिवर्तन सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं था। नई शिक्षा के साथ नई किताबें आई, नई किताबों के साथ नई कहानियां आई और इन कहानियों में भारत का अतीत अलग तरह से प्रस्तुत किया गया। छात्रों को बताया गया भारत में विज्ञान नहीं था, भारत में राजनीतिक संस्थाएं कमजोर थी, भारत में समाज स्थिर था। लेकिन जब हम इतिहास को गहराई से देखते हैं तो तस्वीर अलग दिखाई देती है। भारत में स्थानीय शासन प्रणालियां और ग्राम सभाएं थी जो अपने निर्णय खुद लेती थी। व्यापारिक गिल्ड थे जो आर्थिक व्यवस्था चलाते थे। ज्ञान की परंपराएं थी जो पीढ़ियों तक चलती थी। लेकिन ये पहलू नई शिक्षा में कम दिखाई देते थे। नई शिक्षा का एक और प्रभाव पड़ा। भारत के लोग धीरे धीरे अपने ही समाज को दूसरी नजर से देखने लगे। जो परंपराएं सदियों से चल रही थी, उन्हें अचानक पिछड़ा कहा जाने लगा। जो ज्ञान स्थानीय अनुभव से विकसित हुआ, उसे वैज्ञानिक कहा जाने लगा और इस तरह एक मानसिक दूरी पैदा हुई। भारत और भारतीयों के बीच यह दूरी सबसे खतरनाक थी, क्योंकि अब आलोचना बाहर से नहीं, अंदर से आने लगी। एक शिक्षित वर्ग अपने ही समाज को कमतर समझने लगा और यही औपनिवेशिक नैरेटिव की सबसे बड़ी सफलता थी। लेकिन इस कहानी का एक दूसरे पक्ष भी था। नई शिक्षा ने भारत में जागरूकता भी पैदा की। अखबार आए, नई राजनीतिक सोच आई, सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू हुए। यानी शिक्षा ने केवल एक दिशा नहीं दी, उसने कई दिशा खोली। लेकिन औपनिवेशिक नैरेटिव का प्रभाव फिर भी गहरा था। धीरे धीरे एक नई सोच विकसित हुई कि प्रगति का मतलब पश्चिम जैसा बनना है और अगर कोई समाज अपने ही अतीत को समझे बिना छोड़ दे तो वह अपने भविष्य की दिशा भी खो सकता है। यहां से भारत की मानसिक यात्रा एक नए चरण में प्रवेश करती है। एक ऐसा चरण जहां लोग सवाल पूछने लगते हैं, क्या हमारा इतिहास वही है जो हमें पढ़ाया गया? क्या हमारी परंपराएं वास्तव में पिछड़ी थी या फिर इतिहास की कहानी कहीं अधूरी थी? जब कोई सत्ता किसी देश पर लंबे समय तक शासन करना चाहती है तो वह केवल प्रशासन नहीं चलाती, वह समाज को समझने की कोशिश करती है। लेकिन समझने के साथ साथ वह समाज को वर्गों में भी बांटती है, क्योंकि जिस समाज को वर्गों में बांट दिया जाए उसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। भारत में भी औपनिवेशिक शासन ने यही किया, लेकिन यह प्रक्रिया धीरे धीरे हुई और इतनी व्यवस्थित तरीके से हुई कि कई लोगों को उसका असर तुरंत दिखाई भी नहीं दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश प्रशासन ने एक विशाल परियोजना शुरू की। यह थी भारत की जनगणना। जनगणना का उद्देश्य था देश की जनसंख्या को समझना। लेकिन इस प्रक्रिया में लोगों की पहचान भी तय की गई। धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर और सबसे अधिक जाति के आधार पर भारत में सामाजिक पहचान पहले भी थी, लेकिन वे हमेशा एक जैसी नहीं थी। एक ही समुदाय अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पहचान से जाना जाता था। कई बार व्यवसाय बदलने से पहचान भी बदल जाती थी।
समाज में लचीलापन था, लेकिन जनगणना ने इन पहचानों को स्थायी श्रेणियों में बदल दी। अब हर व्यक्ति एक निश्चित वर्ग में दर्ज हो गया और यह वर्ग सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। इसका असर धीरे धीरे दिखाई देने लगा। लोगों ने अपनी पहचान को सरकारी श्रेणियों के अनुसार देखना शुरू किया। समाज के भीतर नई प्रतिस्पर्धा पैदा हुई। कौन किस वर्ग में है, कौन ऊपर है, कौन नीचे। पहले जो पहचानें स्थानीय संदर्भों में बदलती रहती थी, अब वे कागज पर स्थायी हो। और जब पहचान स्थायी हो जाती है तो उसके साथ राजनीति भी जुड़ जाती है। इसी समय औपनिवेशिक प्रशासन ने भारत के कानूनों को भी व्यवस्थित करना शुरू किया। ब्रिटिश न्याय प्रणाली एक लिखित कानून पर आधारित थी, इसलिए उन्होंने भारतीय समाज के लिए अलग अलग कानूनों को इतिहास संहिताबद्ध करना शुरू किया। लेकिन यहां भी एक दिलचस्प प्रक्रिया हुई। उन्होंने भारतीय समाज को दो बड़े धार्मिक वर्गों में बांटा, हिंदू कानून और मुस्लिम कानून, और इन दोनों के लिए अलग कानूनी ढांचे बनाए। पहली नजर में यह एक प्रशासनिक व्यवस्था लगती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है, क्योंकि अब समाज की पहचान धर्म के आधार पर और स्पष्ट हो गई। लोगों को अपने आप को एक बड़े धार्मिक समूह के रूप में देखने की आदत पड़ने लगी। और जब पहचान धर्म के आधार पर मजबूत होती है तो राजनीति भी उसी दिशा में विकसित होती है। इसी दौरान ब्रिटिश प्रशासन ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने भारत के इतिहास, भूगोल और समाज का व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया। नक्शे बनाए गए, जंगलों की सूची बनाई गई, नदियों और पहाड़ों का विवरण तैयार किया गया। यह सब शासन के लिए जरूरी था, लेकिन इसके साथ साथ भारत को समझने का एक नया तरीका विकसित हुआ। भारत को एक विशाल प्रशासनिक इकाई के रूप में देखा जाने लगा, जहां हर चीज रिकॉर्ड में दर्ज हो गई, हर पहचान कागज पर हो गई, हर समुदाय एक श्रेणी में हो गया। इस प्रक्रिया का एक अप्रत्याशित परिणाम हुआ। भारत जैसे विविध समाज को कुछ सीमित वर्गों में बांटना कभी पूरी तरह संभव नहीं था, लेकिन कागज पर बने वर्ग धीरे धीरे वास्तविक जीवन में प्रभाव डालने लगे। समाज ने अपने आप को उन्हीं श्रेणियों के माध्यम से देखना शुरू कर दिया। इसी समय ब्रिटिश प्रशासन ने वफादार और खतरनाक समुदायों की भी श्रेणियां बनाई। कुछ समुदायों को मार्शल रेस कहा गया, यानी ऐसे लोग जो स्वभाव से योद्धा माने गए, उन्हें सेना में भर्ती किया गया। कुछ अन्य समुदायों को कमजोर या गैर लड़ाकू बताया गया। यह वर्गीकरण किसी वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित नहीं था, यह प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक सुविधा पर आधारित था, लेकिन इसने समाज की धारणा को प्रभावित किया। कुछ समूह अपने आप को योद्धा समझने लगे, कुछ लोग अपने आप को अलग पहचान से देखने लगे। इस तरह समाज की संरचना धीरे धीरे बदलती गई। यह बदलाव एक दिन में नहीं हुआ, यह कई दशकों में हुआ, और इसलिए कई लोगों को यह बदलाव स्वाभाविक लगा। लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि यह एक गहरी प्रक्रिया थी। अब भारत का समाज केवल परंपराओं में नहीं, बल्कि प्रशासनिक श्रेणियों से भी परिभाषित होने लगा था। इतिहास की किताबें बदल चुकी थी, शिक्षा प्रणाली बदल चुकी थी, और अब समाज की पहचान भी नई संरचना में ढल रही थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जब पहचान बदलती है तो राजनीति भी बदलती है। और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में एक नई राजनीतिक चेतना उभरने लगी।
लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए, क्या हम वास्तव में इतने कमजोर हैं जितना हमें बताया गया? क्या हमारी सभ्यता वास्तव में स्थिर थी, या फिर हमारे इतिहास की कहानी किसी और दृष्टिकोण से लिखी गई थी? इतिहास में एक दिलचस्प बात होती है, किसी भी कहानी को हमेशा के लिए एक ही रूप में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि हर पीढ़ी अपने अतीत को नई नजर से देखती है। भारत में भी कुछ ऐसा ही हुआ। औपनिवेशिक शासन के दौरान जब नई शिक्षा प्रणाली, नया इतिहास लेखन और नई सामाजिक श्रेणियां धीरे धीरे समाज का हिस्सा बन रही थी, उस समय कुछ लोग एक अलग सवाल पूछ रहे थे, क्या भारत की कहानी वास्तव में वही है जो हमें पढ़ाई जा रही है? 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में एक बौद्धिक आंदोलन शुरू हुआ। इसे अक्सर भारतीय पुनर्जागरण कहा जाता है। यह केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं था, यह विचारों का आंदोलन था। लोग अपने अतीत को फिर से पढ़ने लगे, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन शुरू हुआ। इतिहासकारों ने पुराने अभिलेखों को फिर से देखा, पुरातत्वविदों ने नए प्रमाण खोजने शुरू किए और धीरे धीरे इतिहास की तस्वीर थोड़ी बदलने लगी। 19वीं सदी के अंत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कई महत्वपूर्ण खोजें की। अशोक के शिलालेख फिर से पढ़े गए, प्राचीन स्तूपों की खुदाई हुई, मंदिर स्थापत्य का अध्ययन हुआ और एक नई समझ सामने आई। भारत का अतीत काफी अधिक जटिल और समृद्ध था जितना पहले बताया गया था। इसी समय भारतीय विद्वानों की एक नई पीढ़ी सामने आई। ये लोग पश्चिमी शिक्षा से भी परिचित थे और भारतीय परंपरा से भी। उन्होंने दोनों दृष्टिकोणों को मिलाकर इतिहास को समझने की कोशिश की। इन विद्वानों ने औपनिवेशिक इतिहास लेखन की सीधी आलोचना की। उन्होंने कहा, भारत को समझने के लिए भारत की भाषाओं, संस्कृति और सामाजिक संरचना को भी समझना होगा। सिर्फ बाहरी दृष्टिकोण पूरी तस्वीर नहीं दे सकता। इसी समय स्वतंत्रता आंदोलन भी तेज हो रहा था। राजनीतिक संघर्ष के साथ साथ एक बौद्धिक संघर्ष भी चल रहा था। भारत के लोग अपने अतीत को फिर से परिभाषित करना चाहते थे, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी स्मृति से बनती है और अगर स्मृति ही किसी और ने लिखी हो तो पहचान भी अधूरी रह जाती है। स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इतिहास को एक प्रेरणा के रूप में देखा। उन्होंने प्राचीन भारत की उपलब्धियों, सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक संस्थाओं को नए संदर्भ में समझाया गया। लेकिन यहां एक चुनौती भी थी, क्योंकि इतिहास को पुनः पढ़ते समय दो खतरे होते हैं। पहला, औपनिवेशिक नैरेटिव को पूरी तरह स्वीकार कर लेना। दूसरा, अतीत को अतिरंजित गौरव में बदल देना। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना सबसे कठिन काम था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी शिक्षा और इतिहास लेखन को फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश की। नई किताबें लिखी गई, नए शोध शुरू हुए, लेकिन इतिहास की बहस यही समाप्त नहीं हुई, क्योंकि इतिहास हमेशा विचारों का क्षेत्र होता है। हर पीढ़ी नए प्रश्न पूछती है और हर नया प्रश्न अतीत को एक नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करता है। आज 21वीं सदी में हम एक ऐसे समय में खड़े हैं जहां जानकारी पहले से कहीं अधिक उपलब्ध है। डिजिटल अभिलेख, ऑनलाइन लाइब्रेरी और नए शोध। इतिहास अब केवल कुछ किताबों तक सीमित नहीं है, लेकिन इसके साथ एक नई जिम्मेदारी भी आती है, इतिहास को समझने की जिम्मेदारी। क्योंकि अगर हम इतिहास को केवल भावनाओं से पढ़ेंगे तो हम नई गलतियां भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है
कि इतिहास को संतुलन के साथ पढ़ना, प्रश्न पूछना, स्रोतों को समझना और यह स्वीकार करना कि किसी भी सभ्यता की कहानी कभी एक ही दृष्टिकोण से पूरी नहीं होती। भारत का इतिहास भी ऐसा ही है। यह हजारों वर्षों की यात्रा है। इसमें उत्थान भी है और संघर्ष भी, ज्ञान भी है और भूलें भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इतिहास अब केवल किसी एक शक्ति की कहानी नहीं है। यह उन करोड़ों लोगों की कहानी है जिन्होंने इस भूमि को अपना घर बनाया। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि इतिहास केवल अतीत नहीं है, यह हमारी पहचान का आधार है। और इसलिए इतिहास को समझना केवल विद्वानों का काम नहीं है, यह समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर हम अपने अतीत को संतुलन से समझेंगे तो हम अपने भविष्य को भी अधिक स्पष्टता से देख पाएंगे। और शायद यही इतिहास का सबसे बड़ा उद्देश्य है, हमें यह याद दिलाना कि हर कहानियों कई दृष्टिकोणों से बनी होती है और सच अक्सर उन सभी दृष्टिकोणों के बीच कहीं मौजूद होता है।